नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 107 जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण और विश्व इतिहास। ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चों का है जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर एग्जाम के लिए आपका डेट शीट इग्नू का आ चुका है। हो सकता है कि ये डेट शीट फाइनल हो या ये भी हो सकता है कि फिर से कोई नया डेट शीट इग्नू जारी करे, लेकिन आपको तैयार रहना है क्योंकि दिसंबर की फर्स्ट वीक से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और तो और असाइनमेंट के भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, यानी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपको अपना असाइनमेंट जमा करना है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर आपको हैंड रिटर्न या PDF असाइनमेंट चाहिए तो हमारे पास हैंड रिटर्न एंड PDF असाइनमेंट अवेलेबल है। आपको जूम क्लासेस करनी है वो भी अवेलेबल है, और इन प्रेजेंट हम लोग जो है वो BPSC 107 की जूम क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का बुक नोट्स लेना है, गेस्ट पेपर लेना है या क्वेश्चन बैंक लेना है, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। तो आइए अब बिना देरी किए हम शुरू करेंगे हमारा पहला अध्याय जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ। यानी इस अध्याय में, इस यूनिट में हम लोग समझेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। तो आइए वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं कि यह है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ होता है कि एक देश का दूसरे देश से क्या रिश्ता है। जैसे कि हम लोग भारतीय हैं और भारत पूरे विश्व से व्यापार करता है, यानी हम लोग किसी देश को चावल बेचते हैं, किसी को गेहूं बेचते हैं, किसी को मक्का, किसी को ज्वार, किसी को दाल, किसी को प्याज, किसी को मसाले, किसी को सूती कपड़े हम लोग बेचते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग भी, जो हमारे यहाँ पर खेती नहीं होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो अच्छी क्वालिटी की जो होती है वो अरब कंट्री में होती है, तो वहाँ से हम लोग मंगवाते हैं। अगर बात करें सोया तेल की, सोया ऑयल की, तो वो हम लोग मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, गैजेट्स वगैरह जो है ये फॉरेन कंट्री से ही आता है। आपको पता ही होगा कि इंडिया के मार्केट में कोई भी अच्छा इंडियन एंड्रॉयड फोन नहीं है या आईफोन नहीं है, तो इस मामले में हमें विदेशियों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो विदेशियों से व्यापार करने के लिए उनसे आपको एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। अच्छे रिश्ते होंगे तभी आपको कोई सामान देगा या फिर आपसे खरीदेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक मजबूत रिश्ता, एक मजबूत संबंध। इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी आज के इस वैश्वीकरण के युग में हर एक देश एक दूसरे देश पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई देश ये कहे कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं किसी से संबंध नहीं बनाऊंगा, तो उस कंडीशन में वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, उस देश में डेवलपमेंट नहीं होंगी। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वो प्रस्तावना है, उद्देश्य है। तो जो प्रस्तावना में दिया हुआ है या उद्देश्य में दिया हुआ है वो इतना मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समकालीन चिंताएं। थोड़ा सा इस पर हम लोग फोकस करेंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और अब तक की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ने प्रमुख घटकों के संबंध में अपनी क्षितिज को चौड़ा किया है। यानी 1945 के विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के परिणाम बहुत भयावह थे। बहुत सारे देशों को क्षति हुई, जान माल की हानि हुई। अब सारे देश और लोग समझ गए कि नहीं, अब हमें युद्ध करने से नहीं होगा, अब हमें एक साथ मिलकर अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। और विभिन्न प्रक्रियाओं को भी देखा। परिणामतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध ने न केवल जटिलताओं का अधिग्रहण किया बल्कि इसके बहुत सारे तथ्यों पर भी काम कर रहा है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए उनसे जुड़े भारी चिंताओं को जानने की जरूरत है। यानी क्या क्या चिंताएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर है, उन चिंताओं की बात नीचे की गई है। तो सबसे पहला है संरचनात्मक परिवर्तन। तो क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन हुए? संरचना का अर्थ होता है स्ट्रक्चर। बहुत सारे संरचनात्मक परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए? बहुत सारे देश, जो बड़े बड़े देश थे, वो टूट गए। 1945 के बाद क्या हुआ? एक तो हम लोग आजाद हुए तो पाकिस्तान बन गया, यानी एक भारत दो देश बन गया। फिर 1971 में भी क्या हो गया?
पाकिस्तान जो पूर्वी और पश्चिमी था वो टूटकर बांग्लादेश बन गया। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे। रूस जो पहले यूएसएसआर था वो क्या हो गया, वो भी टूट गया। यूक्रेन, बेलारूस और भी कई कंट्री में वो बढ़ गया। ठीक है, सूडान की बात करें तो सूडान भी हाल फिलहाल में जो है वो टूटा। तो बहुत सारे संरचनात्मक परिवर्तन हुए, उन्हीं के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात की गई है राष्ट्र राज्य का बदला स्वरूप। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। पहले के टाइम पे देश को हम लोग राज्य मानते थे, यानी राज्य। अब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि देश के जगह पे या राष्ट्र के जगह पे राज्य का जो है वो क्या किया गया है, बात किया गया है। अभी राष्ट्र राज्य का मतलब होता है वैसा देश जो संप्रभु है, यानी जैसे कि भारत एक संप्रभु है। भारत किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं आता और न ही भारत किसी भी देश की चमचागिरी करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र राज्य है, भारत एक संप्रभु है। तो वैसे देशों का क्या बदला स्वरूप, यानी पहले कुछ और था अभी कुछ और है। अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे उस समय भारत में एक सुई बनाने की भी भारत की जो है वो क्षमता नहीं थी। लेकिन आज की भारत की बात करें तो आज हम लोग क्या ही नहीं बना रहे हैं, हम लोग हथियार बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इसकी बात भी करूंगा क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं। हम लोग ब्रह्मोस बनाकर जो है फिलीपींस को, वियतनाम को बेच रहे हैं। हम लोग जो है बिहार के हाजीपुर में, जो बिहार से हैं, जो हाजीपुर से है वो कमेंट कर दे कमेंट बॉक्स में। हाजीपुर में रूस की आर्मी के लिए, रूस की सेना के लिए जूते बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है। रायबरेली में जो है बंदूक की फैक्ट्री लगाई गई, सबमरीन जो है वो बन के तैयार हो गया, आपके पानी में भी वो आ गया, और 6 सबमरीन जो है वो इंडियन मेड बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग सब बना रहे हैं। तो बहुत सारा चेंजेस हुआ ना, तो यही कहलाता है राष्ट्र राज्य का बदला स्वरूप। कुछ विकास कर गए और कुछ और पिछड़ गए। तो सबसे पहले यहां पर है, पहले राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध की गतिविधियों के लिए केंद्र हुआ करता था, परंतु समकालीन समय में हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को मूल रूप से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर कार्य करने वाले संप्रभु राष्ट्र राज्यों के बीच बातचीत की प्रणाली गठित किया जाना बाकी है। फिर भी इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जो मैंने भी कहा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय का विचारधारा बढ़ा है, यानी हर देश में राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है। इंडिया को देखिए या इजराइल को देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमने बांग्लादेश में कू देखा, यानी मिलिट्री शासन। उसे मिलिट्री शासन में इसलिए कहूंगा क्योंकि मिलिट्री ने ही जो है शेख हसीना को देश से बाहर निकाला। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं कू, यानी तख्ता पलट। तो तख्ता पलट भी जो हुआ, तो वहां के लोगों का कहना है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी हो, हम लोग के लिए तो राष्ट्रवाद नहीं था। ठीक है, वो एक प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तानियों की साजिश थी, अमेरिका की साजिश थी। भारत में भी राष्ट्रवाद का खेल बहुत बड़ा है। आप बात करें इजराइल, तो इजराइल में भी राष्ट्रवाद का जो खेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी राष्ट्रवाद को लोकप्रियता मिला। और आत्मनिर्णय और आत्मनिर्भर, आपने खुद मोदी जी को ये बोलते सुना, आत्मनिर्भर भारत। तो मुझे यहाँ पर और एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आत्मनिर्भर का जो पहचान है वो और बढ़ा। कैसे बढ़ा? हर देश जो है खुद से सब कुछ आविष्कार करना सीखा, बनाना सीखा। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर पीपीई किट, जो कोरोना के टाइम पे डॉक्टरों को सफेद सफेद आपने अंतरिक्ष यात्रियों की तरफ पहनते हुए देखा है, उसे कहते हैं पीपीई किट। तो इंडिया में वो बनता नहीं था पहले, वो हम लोग बाहर से ही जो है वो मंगवाते थे, लेकिन आज इंडिया में बन रहा है। तो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। और तो और आत्मनिर्णय, यानी हमें किससे तेल खरीदना है, हमें किससे अच्छा रिश्ता रखना है, हमें किस देश के साथ व्यापार करना है, इसका निर्णय भी हम खुद लेते हैं। हम किसी से पूछते नहीं, न ही अमेरिका से पूछते हैं और न ही रसिया से हम लोग पूछते हैं। यहाँ पर इसी की बात की गई है। थोड़ा सा इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? यहाँ पर यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम दिया गया EU, यानी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कुल 28 देश थे। उसमें से हाल ही में 4-5 साल पहले ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जो है वो एग्जिस्ट कर गया, यानी वो बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया वो। तो ऐसे परिवर्तन हुए, बहुत सारे अलग अलग संगठन बने,
बहुत सारे संगठन का निर्माण हुआ, आसियान बना, ब्रिक्स बना, नाटो तो हालांकि पहले से है। अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर क्या बनाया? क्वाड, यानी 4 देशों का समूह। क्या करने के लिए बनाया? चीन को घेरने के लिए बनाया, यानी चाइना को टैकल करने के लिए जो है क्वाड का निर्माण किया। तो ये सभी संरचनात्मक परिवर्तन में आएंगे, क्योंकि संरचना बदला, कई देश एक हो गए, कई देश टूट गए, तो जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो भी हुआ और स्ट्रांग भी हुआ। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस पैराग्राफ में यहाँ पर देखिए यूरोपियन संघ की जो है वहां पर बात की गई है। तो इस तरीके से क्या हुआ, राष्ट्र राज्य यानी बहुत सारे देशों का जो है ना वो प्रारूप बदल गया, उसका जो संरचना है वो बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर ख, वैश्विक राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तन, यानी पूरे विश्व की राजनीति ही बदल गई। वो तो हमने राष्ट्र राज्य का बदला स्वरूप पढ़ा, यानी स्वरूप बदला, अब इसमें राजनीति बदल गई। अब राजनीति कैसे बदली, 2 मिनट के लिए आप सुन लीजिए। पहले रूस और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे, दुश्मन हो गए। फिर ट्रंप आए, फिर तो दोस्ती बढ़ गई। बाइडेन आए तो दुश्मनी हो गई। बदला राजनीति, राजनीति बदल गई ना। पहले हम लोग, नेहरू जी नारा लगाया करते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। 1962 में, 61-62 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, तब से चाइना हमारा क्या हो गया? दुश्मन हो गया। आई बात समझ में? इस पर भी बात करेंगे कि चीन ने भारत पर अटैक क्यों किया था। रीजन थे दलाई लामा, यानी चीन दलाई लामा को निकाल दिया था और दलाई लामा जो है वहां से भागकर भारत आया, और चीन का गुस्सा का कारण बस यही है कि तुमने दलाई लामा को शरण क्यों दिया, और तब से चीन हमारा दुश्मन हो गया। यानी पहले हम दोस्त थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आपने सुना ही है, और बाद में हम क्या हो गए? दुश्मन हो गए। तो राजनीति बदल गई। वर्तमान में इन प्रेजेंट की बात करें तो बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, हमारा उनके साथ रिश्ता काफी अच्छा था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना को देश से भगा दिया गया, वैसे ही बांग्लादेश के साथ जो है हमारे रिश्ते काफी खराब हो गए। अब वहां पर बाइकॉट इंडिया के नारे लग रहे हैं। तो इसे कहते हैं वैश्विक राजनीति का बदलना, यानी राजनीतिक परिवर्तन। कई देशों में तख्तापलट होते हमने देखा। हमने पाकिस्तान में इमरान खान को जेल जाते देखा। हमने म्यांमार में सत्ता हटाकर जो है मिलिट्री को आते देखा। हमने श्रीलंका में भी देखा कैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग जाते हैं और वहां पर जो है फिर से चुनाव होते हैं। श्रीलंका में जो क्राइसिस हमने देखा। हमने देखा अफगानिस्तान में कैसे अमेरिका भाग जाता है और अफगानिस्तान की सरकार हटकर वहां पर तालिबान की सत्ता जो है वो आ जाती है। तो इस तरीके के चेंजेस जो हमने देखा। अब बात करते हैं, चलिए बुक में क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया संरचनात्मक परिवर्तन राजनीति में। विश्व की राजनीति बदल गई। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम ने दुनिया को विभाजित किया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर यानी रूस, यानी जैसे ही आपका विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया जो है वो 2 खेमे में बट गया। पहला खेमा आपका था किसका? अमेरिका का, जिसमें यूरोप के देश शामिल थे, और दूसरा खेमा था आपका रूस का, जिसमें रूस के साथ बेलारूस शामिल थे, चीन शामिल था, कोरिया वगैरह आज भी शामिल है, और ईरान की बात करें, सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, तो ये लोग भी उसमें जो है वो शामिल अभी भी हैं। और क्या किया इन दोनों देशों ने, यानी अमेरिका ने और रूस ने अलग अलग शिविरों का आयोजन किया, खुद को मजबूत साबित करने के लिए। शिविर का अर्थ होता है कि किसके पाले में कितने देश हैं। तो अमेरिका के पाले में हमेशा से अधिक देश रहे हैं, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, उदारवादी देश है और लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या अधिक है, तो अमेरिका के पाले में इसलिए सबसे अधिक देशों की संख्या है। और रूस एक साम्यवादी समाजवादी देश है, इसलिए उनके पाले में भी वही सब देश आते हैं जो कि तानाशाह टाइप के देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उदारवादी लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश को कई क्षेत्रीय गठजोड़ों जैसे नाटो, यानी अमेरिका ने कई सारे देशों का संगठन बनाया नाटो, और वर्तमान में अगर बात करें तो उसमें 32 जो है वो सदस्य हैं। और रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ नाटो को लेकर ही है, यानी अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता था और रूस इसका विरोध कर रहा था। तो सारा जो युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच में वो इसी का खेल है। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं, तो मोदी जी अभी रूस गए हुए थे और फिर वहां से आकर फिर वो पोलैंड गए और फिर यूक्रेन भी वो गए।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो दुनिया क्या हुआ, दुनिया दो ध्रुव में विभाजित हो गया। एक ध्रुव था आपका अमेरिका और दूसरा था आपका क्या, रशिया। नाटो बना और भी कई सारे संगठन जो है वो बनाए गए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंत में दोनों विरोधी शिविरों में दरारें दिखाई दी। यानी लोग आपस में वही उसी संगठन के देश आपस में लड़ना शुरू कर दिए। जैसे कि रशिया और चाइना में तकरार हो गई, ठीक है। अमेरिका के साथ भी कई यूरोपीय देशों का तकरार हो गया। तो आपस में तकरारें हुई। चीन और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तिशाली राष्ट्रों के उदय ने 1950 की दशक की शुरुआत से तंग द्विध्रुवीय प्रणाली को कमजोर किया। यानी पहले तो दो ही ध्रुव थे, दो ही पावरफुल देश थे, एक अमेरिका और दूसरा रसिया। लेकिन 1950-60 के बाद, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है 1950, लेकिन ऐसे में होगा 1960-70 के बाद क्या हुआ, और कई देश उभर कर सामने आए। कौन कौन देश आए, नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। यूरोपीय समुदाय यानी यूरोपियन यूनियन सामने आए, संगठन जो था। जापान शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया, जर्मनी आया, चीन आया और भारत आया। और इन सभी देशों ने उन दो देशों को यानी दो महाशक्तियों को चुनौती दिया कि अब तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि अब इंडिया जो है, जापान जो है, चीन जो है वो आगे बढ़ गया है। चीन तो एकदम अमेरिका को आंख में आंख मिलाकर बात करता है, ठीक है, उसकी एक नहीं सुनता। आगे बढ़ेंगे। 1970 के दशक में इस विकास को बहुध्रुवीयता के रूप में जाना। यानी दो ध्रुव तो था लेकिन बहुध्रुव था, दो होने के बाद भी और भी उसमें बहुत सारे ध्रुव थे। यानी अब अमेरिका सिर्फ ये नहीं बोल पा रहा था कि मैं ही सबसे ताकतवर कंट्री हूं, अब उसे टक्कर देने के लिए चीन भी बोल रहा है कि तुम साबित करो कि तुम हो, मैं हूं, दुनिया के मार्केट पे मेरा कब्जा है ना। चाइनीज फोन, चाइनीज सामान, चाइनीज खिलौने, चाइनीज गैजेट, चाइनीज बल्ब, एक एक चीज जो है वो चाइनीज ही है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो महाशक्तियों और उसके संबंधित खंडों का संचालन जारी रहा। हालांकि उनके साथ भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और चीन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण अभिनेता के रूप में उभरे। यानी ये देश भी अब आगे निकल गए। इस स्थिति को द्विबहुपक्षवाद या द्विबहुलता कहा गया। यानी द्विबहुलता, दो देश होने के बाद भी और भी देश आगे निकलकर सामने आए। आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में यूएसएसआर के विघटन, यानी जैसे ही यूएसएसआर यानी रशिया टूटा, उसके टूटने के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो एक ध्रुव में बदल गई। रसिया कमजोर हो गया तो विश्व में एक ही महाशक्ति बचा भैया, वो था अमेरिका। वो क्या था, अमेरिका, जो कि एकदम लंपट है। यानी अपने फायदे के लिए वो किसी को भी मरवा देता है और किसी भी देश के सरकार को बदल देता है। हाल ही में हमने देखा इमरान खान को कैसे जेल भेजा गया, ये अमेरिका द्वारा किया गया एक साजिश था। और वर्तमान में हमने बांग्लादेश में शेख हसीना को भी वहां से निकलते हुए देखा, वो भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का ही साजिश है। हालांकि अमेरिका का विदेश मंत्रालय इससे साफ साफ मना कर चुका है कि इसमें हमारा कोई एंगल या हाथ नहीं है। तो दुनिया में भैया अब एक ही देश बचा, अमेरिका। 1990 के दशक में द्विबहुध्रुवीयता को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ध्रुवीयता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। यानी अमेरिका अपना लोहा मनवाने लगा, जो एकमात्र जीवित महाशक्ति के रूप में उभरा कि आई एम द सुपर पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। अमेरिका ये कहने लगा, ठीक है, आर्मी के मामले में, पैसे के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेस के मामले में, हर मामले में मैं ही आगे हूं, तो फिर मैं ही एक जीवित महाशक्ति हूं, मैं ही इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का बॉस हूं। इसके साथ नाटो मजबूत हुआ, रूस टूट गया, वर्साई की संधि का समापन हुआ। इस तरीके के परिवर्तन ने क्या किया, रूस को और कमजोर कर दिया और अमेरिका और निखर के सामने आया। लेकिन वर्तमान में रूस, पुतिन 1999 में राष्ट्रपति बने और पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस फिर से महाशक्ति बनना शुरू किया
और आज आप देख ही रहे हैं कि पुतिन किस प्रकार से जो है वो तानाशाही कर रहा है और अमेरिका को धमका रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जून 2005 में चीन, भारत और रूस ने आतंकवाद के संकट के लिए एक साथ आ गए, यानी भारत, चीन और रूस आतंकवादियों के मामले में एक हो गए। इन तीनों देश ने माना कि आतंकवाद से हम तीनों परेशान हैं, तो चलो हम तीनों साथ में, दुश्मनी अपने जगह और अपने देश की भलाई अपने जगह, तो हम लोग सब मिलकर क्या करेंगे, आतंकवाद से लड़ेंगे। तो ये जो है प्लान किया गया। अमेरिका प्रभुत्व कुछ हद तक मंद हुआ, क्योंकि जब देखिए एक अकेला शेर को आप हरा नहीं सकते, उस अकेले शेर को हराने के लिए जो और छोटे छोटे जानवर हैं उनको एक होना पड़ेगा। आपने जंगलों में देखा है नेशनल ज्योग्राफी में कि बहुत सारे लकड़बग्घे यानी हाइना 10-15 हाइना मिलकर एक शेर को भी मार डालता है। तो इससे क्या समझते हैं कि इस महाशक्ति को आप हरा सकते हैं तभी जब और भी कई सारे देश एक होंगे। तो रूस, चाइना, इंडिया मजबूत हुआ। इसके मजबूत होने से जो अमेरिका पर हम लोग डिपेंड थे कम हो गई। अमेरिका में डॉलर के प्रभुत्व को हमने कम किया, क्योंकि पूरे विश्व में जो व्यापार होता है वो अमेरिका के करेंसी डॉलर पे होता है। जैसे हमारे यहाँ का करेंसी रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, तो डॉलर के प्रभुत्व को हमने कम किया। हम लोगों ने व्यापार करने के लिए क्या एक नए करेंसी तो अभी आ ही रहा है, चाइना, इंडिया, रशिया सबका मिलकर न्यू करेंसी, यानी उसी करेंसी पे हम लोग डॉलर को टक्कर देंगे। फिलहाल के लिए रुपये में ही हम लोग व्यापार कर रहे हैं, इससे भी हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा यार। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्रिक्स का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ब्रिक्स का। ब्रिक्स में क्या है? BRICS, बी फॉर ब्राजील, रूस, उसके बाद आई फॉर भारत, सी फॉर चीन और एस से साउथ अफ्रीका। इन पांचों देशों ने ब्रिक्स बनाया खुद को स्ट्रांग करने के लिए। सोचिए, यानी भारत, रूस और चीन मिल गए आतंकवाद को खत्म करने के लिए। इससे अमेरिका परेशान तो हुआ ही, चिंतित भी हो गया। आगे बढ़ेंगे। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में एक बहुत ही भयावह और खराब घटना जो है, निंदनीय घटना घटित होती है कि लादेन के द्वारा, अलकायदा के जो हेड थे ओसामा बिन लादेन, उनके द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिस प्रकार हमारे यहाँ का शेयर बाजार है मुंबई में, उसी प्रकार जो है वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो है वो आतंकवादी हमला होता है एरोप्लेन द्वारा, फ्लाइट के द्वारा। तो उससे जो क्या हुआ, यूएस भी, अमेरिका भी, अब तक उससे पहले अमेरिका में एक भी आतंकवादी हमले इस प्रकार से नहीं हुए थे। तो जब आतंकवादी हमले अमेरिका पर हुए, जब बात खुद पर बनी, तब अमेरिका भी आतंकवादियों को निपटाने के लिए इस जंग में भारत, रूस, चीन के साथ जो है वो कूद गया। ठीक है, और कई सारे कार्यक्रम जो है इसने अमेरिका ने स्टार्ट किया। तो यहां तक आपने पढ़ा। चलिए अब हम बात करेंगे आर्थिक परिवर्तन की, यानी आर्थिक परिवर्तन वगैरह जो है वो कैसे हुए। तो आर्थिक परिवर्तन समझते हैं। इसमें हुआ वैश्वीकरण की शुरुआत। तो वैश्वीकरण की शुरुआत का अर्थ होता है कि पूरा विश्व का एक साथ मिल जाना। जब पूरा विश्व एक साथ एक ही चीज को सोचे, यानी पूरे विश्व की विचारधारा एक हो गई। कैसे एक हो गई? कि हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबको विकास करना है, हम सबको अपनी जनता की भलाई करनी है, अपनी जीडीपी बढ़ानी है और डेवलपमेंट करना है। तो कैसे होगा? अकेले तो होगा नहीं, सबको साथ आना पड़ेगा। यही सबका साथ आना वैश्वीकरण कहलाया। देशों के बीच में व्यापार अच्छे से होने लगे, फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार होने लगा। फ्री ट्रेड यानी बिजनेस करेंगे हम लोग अमेरिका से, तो बीच में जो टैक्स का पैसा लगता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स, वो टैक्स का पैसा हमने यार माफ कर दिया। हमने बोला चलो भैया टैक्स का पैसा माफ। इससे क्या हुआ, अगर हम लोग 10 किलो प्याज बेच रहे थे और अमेरिका उस पर टैक्स जोड़ रहा था, तो अब हमने क्या कर दिया भैया, अब हमने 20 किलो प्याज भेजना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, दोनों देशों को फायदा ही हुआ। आई बात समझ में? वैश्वीकरण का और क्या हुआ, बड़े बड़े विदेशी कंपनियां भारत आ गए, भारत की कंपनियां विदेश चली गई। हमारे यहाँ पर इन्फोसिस जैसी कंपनी और टीसीएस जैसी कंपनी पूरे विश्व पर फैल गई। अमेरिका ने अपना एप्पल का जो फैक्ट्री है वो बेंगलोर पे लगाया। चीन ने भी अपने कई सारे फैक्ट्रीज इंडिया पे लगाए।
ठीक है। और भी जो है बड़े बड़े फेसबुक वगैरह की कंपनी जो है वो भारत आ गई, और फेसबुक और रिलायंस दोनों मिलकर जो है वो और भी काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं वैश्वीकरण, इससे हमें ही फायदा होता है। लेकिन यहां पर कहा गया, देखिए इसको मैं पूरा जो कहा है ना, इसी को मैं पूरा आपको समझा रहा हूं। अब लेकिन क्या हुआ, कॉरपोरेट का विस्तार हुआ, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो एक देश से उठकर दूसरे देश में शिफ्ट होने लगी। आपको पता ही है कि हमारी कार कंपनियां बहुत सारे देश में चलता है, तो हमारी कंपनियां वहां गई, उस देश की कंपनी हमारे देश में आया। इसे कहते हैं कॉरपोरेट का विस्तार हुआ, कंपनियों का विस्तार हुआ। लेकिन देखिए यहां पर मुक्त व्यापार की भी बात की गई है कि मुक्त व्यापार ने भी वैश्वीकरण को बढ़ाया, यानी फ्री ट्रेड हुआ, टैक्स माफ होने लगा। तो इससे और जिन जिन सामान का हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते थे, उन सामानों का भी हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लग गए। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे, और पार्ट 1 में हमने जहां तक छोड़ा है, पार्ट 2 में जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को अगर एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, काफ़ी अपडेट आपको बताया, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी जानकारी जो है आपको मेरे वीडियो से मिलेगी। अगर वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक थैंक यू भैया बिल्कुल कर दीजिए। और जो बिहार में हाजीपुर है, मैंने जो कहा कि बिहार के अगर हाजीपुर से आप हैं, वहाँ पर जूते की फैक्ट्री बनी हुई है, और वो जूता हम लोग रसिया को बेच रहे हैं। तो अगर आप हाजीपुर के हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया फैक्ट्री कहाँ पर है, क्या बन रहा है, क्या नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी को हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए नंबर पर फोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना हैंड रिटन असाइनमेंट मंगवा सकते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट के साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर, ID कार्ड, फ्रंट पेज सब कुछ देते हैं। साथ ही साथ किसी को भी अगर जूम क्लासेस चाहिए दिसंबर के एग्जाम के लिए भैया, तो लेट मत कीजिए, फटाफट नंबर पर फोन कीजिए। जूम क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होता है, सैटरडे शनिवार को टेस्ट होता है, और संडे को ऑफ रहता है। जूम क्लास में आपको गेस्ट पेपर फ्री मिल जाएंगे, जूम क्लास के साथ आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो फ्री मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।